हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डेल्टा का एसएमपीएस है, ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी एसएमपीएस होता है। इनका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 24 वोल्ट 4.5 एम्पेयर रेटिंग का है। तो आइए इसका रिव्यू करते हैं, इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये डेल्टा का काफ़ी हाई क्वालिटी का पावर सप्लाई है। इसका एल्यूमिनियम हाउसिंग की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप इसके जो ये जो जाली दिया हुआ है ताकि हीट डिसिपेट हो सके, और ये काफ़ी मजबूत है। इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ लोड भी रख देते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पे 115 वोल्ट अवेलेबल है तो वहाँ पे आप इसको 115 वोल्ट वाले ऑप्शन पे स्विच कर सकते हैं, या फिर अगर इंडिया में है तो आपको 220 वोल्ट पे ही रखना है, क्योंकि अगर 110 पे रखेंगे तो ये जल जाएगा। अभी इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और इसका रिपेयरिंग कैसे करना है। अगर कॉमन फॉल्ट आता है तो ईजिली आप इसको रिपेयर कर पाओगे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये इसका इनसाइड व्यू है। इनसाइड में यहाँ पे अपर साइड में ज़्यादा कंपोनेंट्स आपको नहीं दिख रहा है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके बैक साइड में एसएमडी कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें आईसी भी नहीं दिख रहा है। तो इसके बैक साइड में ही वो सभी आईसी जो हो सकता है कि इसके बैक साइड में ही माउंट होगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्क्रू को लूज़ करना होगा। फर्स्ट इस मॉसफेट वाले स्क्रू को भी, ये मैंने पहले ही इसको खोल रखा था इसीलिए इतना लूज़ है, नहीं तो ये काफ़ी टाइट रहता है। यहाँ पे इसके एल्यूमिनियम की बात की जाए तो ये भी काफ़ी थिक है, यानी कि हीट को बहुत अच्छे तरीके से डिसिपेट कर देगा। यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग भी किया गया है ताकि एयर का फ्लो हो सके, और यहीं पे आपका मेन मॉसफेट लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कटिंग करने का मतलब ये होता है कि आसपास का जो हीट है वो ईजिली आपके एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाए। सबसे पहले हम लोग मेन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग यूजुअली करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक फ्यूज़ दिया गया है जो कि प्रोटेक्शन का फ्यूज़ है। यहाँ पे इसका रेटिंग है 3.15 एम्पेयर 250 वोल्ट, और ये फास्ट ब्लो टाइप का फ्यूज़ है। फास्ट ब्लो का मतलब होता है कि जैसे ही ओवर वोल्टेज या ओवर करंट का सिचुएशन आएगा वो तुरंत जल जाएगा। इस सिचुएशन में आपका मॉसफेट और काफ़ी सारा कंपोनेंट सेव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रेक्टिफायर है। अगर ये फ्यूज़ नहीं जलता है और मॉसफेट सेक्शन से कोई दिक्कत है तो ये रेक्टिफायर भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसका रिप्लेसमेंट आप लोग करते हो तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ही फ्यूज़ डालिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले देखिए 220 वोल्ट इन जाता है। यहाँ पे ये कॉमन मोड, डिफरेंशियल मोड, नॉइज़ को फिल्टर करने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर का कुछ सीरीज़ लगाया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 4 टर्मिनल होता है, 2 में एसी इन आता है। यूजुअली जो बीच वाला दोनों पॉइंट है इसमें एसी इनपुट होता है, और ये दोनों आपका डीसी आउटपुट का है, लेकिन अभी भी वो डीसी पल्स फॉर्म में है। प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 ठो कैपेसिटर लगाया गया है। 2 कैपेसिटर क्यों लगाया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। ये एलटेक ब्रांड का है, जो मैंने कभी सुना नहीं है। इसका रेटिंग 220 माइक्रोफराड 220 वोल्ट का है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ देखिए जो फंक्शन दिया गया है कि आप 115 वोल्ट इनपुट और 220 वोल्ट इनपुट दोनों को ही सेलेक्ट कर सकते हो। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि 2 अलग अलग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग इनको सीरीज में और पैरेलल में भी कर सकते हैं। 230 वोल्ट में ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाते हैं और 115 वोल्ट में ये दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, तो हमारा दोनों ही काम हो जाता है। यहाँ पे कुछ एसएमडी रेसिस्टर दिया गया है। दोनों ही कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये कनेक्ट किया गया है। इन केस आपका मेंस वोल्टेज चला जाता है, उस कंडीशन में इन दोनों कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी के लिए ये रेसिस्टर्स दिए गए हैं। अभी तो आपको आगे पता ही होगा कि इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉइंट इसके मॉसफेट में कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ एक अलग से ट्रेस निकाला गया है। ये ट्रैक जो ट्रैक है वो इस वाले ट्रैक को फॉलो कर रहा है, यानी इससे तो कनेक्ट है ही, लेकिन ये कैपेसिटर के पास से ये पॉइंट उठाया गया है। इसको हम लोग केल्विन कनेक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ से होते हुए और ये इस आईसी के अंदर गया है। इस आईसी को सप्लाई वोल्टेज चाहिए, कुछ स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए ताकि ये आईसी ऑन हो सके।
तो उसके लिए अलग से अगर हम लोग कोई कनेक्शन नहीं देंगे, इसके पास से भी तो उठा सकते थे, लेकिन यहाँ से हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज जनरेट होता है। तो जब आईसी के सप्लाई पॉइंट पे ही नॉइज जाएगा तो ये आईसी कैसा ऑपरेट होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। और कैपेसिटर का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है वो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से होते हुए इन दोनों पॉइंट पे चला जाता है और यहाँ पे रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है। ये करंट सेंसिंग रेसिस्टर होता है, यानी इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ये आईसी मॉनिटर करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये रेसिस्टर कुछ इस तरह से इस मॉसफेट में कनेक्ट हो गया है, मॉसफेट के सोर्स वाले पॉइंट पे कनेक्ट है और इसका जो ड्रेन वाला पॉइंट है वो इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट है, यानी कि ये वाला पिन और ये वाला पिन तो यूज हो गया, ये तो पॉजिटिव में कनेक्ट है और ये मॉसफेट के ड्रेन में। अभी बहुत तेज़ी से स्विचिंग होगा और आउटपुट में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ रेसिस्टर्स का यूज़ किया गया है, एक कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग नज़दीक से देखें तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहाँ पे डायोड कनेक्ट किया गया है। इसके इधर देखें तो देखिए डायोड को कनेक्ट किया गया है, ये इसका स्नबर साइड है, यानी इस ट्रांसफार्मर में जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा, हाई वोल्टेज जनरेट होगा, जो इस मॉसफेट को इजीली किल कर सकता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे स्नबर नेटवर्क का यूज़ किया गया है। डायोड से वोल्टेज होते हुए देखिए इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे ग्राउंडेड हो जाएगा और यहाँ एक और रेसिस्टर यूज़ किया गया है ताकि इस कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर हो वो इस रेसिस्टर के अंदर डिसिपेट हो जाए। फिर यहाँ पे दो ठो पॉइंट आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर का आउटपुट साइड, तो यहाँ पे तो आप लोग सोच रहे हैं ये दो पॉइंट किस लिए है, तो एक पॉइंट देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और वो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कैपेसिटर का जो ग्राउंड वाला पॉइंट है वो यहाँ कनेक्ट ना करके वो इस पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है ताकि नॉइज़ कम से कम जनरेट हो। ये अगर इस पॉइंट पे होता यानी कि और पास में होता तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो सकता था, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन का यूज़ किया गया है और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इस डायोड के अंदर चला जाता है, यहाँ पे फिल्टरिंग होता है और इस आईसी को रेगुलर पावर इसी लाइन से मिलता रहता है। यानी एक तो स्टार्टिंग पावर यहाँ इस ट्रैक से मिल गया और जैसे ही उसको स्टार्टिंग पावर मिला, आईसी ऑन हुआ, फिर कंटिन्यूअस जो पावर है वो इस लाइन से होते हुए इस आईसी को मिल जाता है। अभी हम लोग इसका आउटपुट सेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर का ये वाला इसका आउटपुट सेक्शन है। आउटपुट सेक्शन में ट्रैक का मोटाई आप लोग देख सकते हो, बहुत ही हैवी ट्रैक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप 10 एम्पेयर का जो चाइनीज पावर सप्लाई लेंगे तो उसमें भी इतना मोटा ट्रैक आपको नहीं दिखता है। यहाँ पे लेड टिनिंग भी जगह जगह पे किया गया है, जहाँ पे ट्रैक आपको पतला दिख रहा है वहाँ पे देखिए टिनिंग किया गया है ताकि करंट हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। अगर ये ट्रैक पतला होगा तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, जैसे इस ट्रांसफार्मर से इस शॉटकी डायोड का जो इनपुट वाला पॉइंट है वहाँ पे जो ट्रैक गया है वो एंटीना की तरह काम करेगा। यानी कि आपका हो सकता है कि वाईफाई के साथ में ये इंटरफेयर करे या और भी किसी चीज़ के साथ में इंटरफेयर करे, क्योंकि इस पावर सप्लाई का यूज़ मेडिकल लाइन में भी किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे इंटरफेरेंस कितना नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पे आप चाहें तो एक और शॉटकी डायोड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उसका कनेक्शन दिया गया है लेकिन यहाँ यूज़ नहीं किया गया है। अगर हम लोग देखिए शॉटकी डायोड को देखें तो इसमें फेराइट बीड का यूज़ किया गया है। इसके आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेराइट बीड लगाया गया है, डायरेक्ट हमें पिन नहीं दिख रहा है। फेराइट बीड का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो नॉइज़ होते हैं उनको थोड़ा कम किया जा सके। फिर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स दिए गए हैं। इसके बैक साइड में देखें तो देखिए यहाँ पे सेरामिक कैपेसिटर दिया गया है जो कि एसएमडी टाइप का है। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है कि चलिए इसके बैक साइड में ही इम्प्लीमेंट कर दिया तो ऊपर में यहाँ पे लेग जैसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। ऊपर देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, दिख रहा है हमें। यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में देखिए एक इंडक्टर का यूज़ किया गया है। इस इंडक्टर को एक कैपेसिटर के साथ में यूज़ किया गया है और इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें आउटपुट में जो नॉइज़ क्रिएट होता है, जैसे आपका स्विचिंग नॉइज़, जब आपका ये कंप्लीट मॉड्यूल बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट होता है तो यहाँ पे आउटपुट में आपको स्विचिंग नॉइज़ देखने के लिए मिलता है। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका फीडबैक सेक्शन है। फीडबैक सेक्शन में यहाँ पे एसएमडी पैकेज TL431 शंट रेगुलेटर का यूज़ किया गया है। अगर ये थ्रू होल पैकेज में होता तो इसका रिप्लेसमेंट हमें इजीली मिल सकता था, लेकिन ये एसएमडी पैकेज में है तो ये इतना इजीली आपको नहीं मिलेगा।
और यहाँ पे देखिए आउटपुट वाला जो पिन है उसके अक्रॉस 2 ठो और कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, दोनों सेरेमिक है। और यहाँ पे भी नॉइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस करने का कोशिश किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये चाइनीज़ पीसीबी में आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग SMPS का परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर हम लोग लोड डालेंगे और आउटपुट में जो नॉइज़ जनरेट होगा उसको ऑसिलोस्कोप के ऊपर देखेंगे कि नॉइज़ का लेवल कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक लोड कनेक्ट किया गया है और ये ऑसिलोस्कोप कनेक्ट किया गया है। अभी विदाउट लोड अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पे अराउंड 40-30 मिली वोल्ट के आसपास हमें नॉइज़ दिख जाता है, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है। और SMPS जो चाइनीज़ वाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें ये वाला नॉइज़ दिख जाता है। अभी हम लोग इसके ऊपर 4.3 एम्प्स का लोड डालेंगे, क्योंकि ये SMPS 4.5 एम्पेयर के आसपास का जो करंट है वो इसका मैक्सिमम है। तो चलिए इसके ऊपर लोड डाल देते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग देख सकते हो कि नॉइज़ का जो लेवल है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है। और नॉइज़ लेवल देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अराउंड 2 डिवीज़न ये देखिए कवर कर रहा है। तो लगभग 100 मिली वोल्ट के आसपास नॉइज़ है। यहाँ पे फुल लोड पे अगर इतना कम नॉइज़ का लेवल हो तो परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस SMPS का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसका मैक्सिमम आउटपुट करंट 4.5 एम्प्स है, लेकिन इससे हमने लगभग 5 एम्प्स कंटिन्यू ड्रॉ किया लगभग 10 मिनट तक। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इसके बॉडी में कोई भी हीटिंग साइन मैंने नहीं देखा है। ये जो डायोड वाला साइड है यहाँ पे थोड़ा सा हीट हुआ था, बाकी ये मॉसफेट वाला सेक्शन बिल्कुल ठंडा था और कहीं कोई हीटिंग का साइन मुझे नहीं दिखा। तो ओवरऑल आप इसका यूज़ इंडस्ट्री में कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का SMPS होता है। जो भी जैसे देखिए जो डेल्टा है या और भी काफ़ी सारे SMPS है, अगर वो मेरे पास आता है तो उनका मैं रिव्यू करूँगा। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, तो आप इसको खरीद सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस आपको भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।